रूह में ताजगी नहीं, कल्ब में रोशनी नहीं, तेरी कसम तेरे बगैर जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। आदाब नाज़रीन इकराम, मैं शहबाज अहमद आप सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसलिए आज हम इस हेल्थ कॉन्क्लेव के जरिए दिल की बात करने के लिए आप नाजरीन, आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर जो मेहमान आज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर हेल्थ कॉन्क्लेव का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अतिया हर्फ से जनाब डॉक्टर आकिल अहमद खान साहब हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे साथ सना हॉस्पिटल से डॉक्टर सुहेल खान साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, क्योंकि दिल की हम बात कर रहे हैं आज इस हेल्थ कॉन्क्लेव के अंदर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सना हॉस्पिटल से आप आते हैं, सना हॉस्पिटल के ज़रिए आप अब तक कितने लोगों के लिए कितनी खिदमत को अंजाम दे चुके हैं, ख़ासतौर पर अगर हम दिल के मरीज़ों की बात करें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें भी हम पढ़ते हैं एज ए न्यूज़ एंकर कि आज जो है किसी को दिल का दौरा पड़ा है, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहले बात, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट के लिए अगर आपको अच्छा रखना है तो प्ले, विन एंड लूज का एक फंडा मेरा है जो इस्तेमाल करना चाहिए। प्ले का मतलब है कि वहाँ पे आप कोई भी गेम, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा खेलना चाहिए, या अगर वो नहीं खेल सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए जी। प्ले में 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली रूटीनली बच्चों के साथ खेलो या तो फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करो, एक ही बात है, बट 30 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूरी है। विन में मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे फ्रेंड्स जीतने चाहिए, क्योंकि जितने तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे उतना तुम हंस खेल सकते हैं और जो तुम्हारी परेशानियां हैं तुम उनके साथ बयान कर सकते हैं और परेशानियां कम कर सकते हैं जी। लूज में जो तुम्हारे बैड हैबिट्स है, जैसे कि स्मोकिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी स्मोकिंग में देखा गया है कि 50% हार्ट के प्रॉब्लम स्मोकर्स में होते हैं। तो स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, ये जो बैड हैबिट्स है, खाने के बैड हैबिट्स जैसे लॉट ऑफ शुगर और लॉट ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। नॉर्मल हमारा जो खाना है ना, उसमें हमने शुगर और सॉल्ट, ये दोनों भी चीज़ें मिनिमम या मॉडरेट रखनी चाहिए। बहुत जो ज़्यादा नमक खाते या ज़्यादा शुगर खाते, उनमें देखा गया है कि हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। आपने बहुत चीज़ें बयां की है, लेकिन जब मैं देख रहा था आपकी रिपोर्ट्स जो सुनने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे कि आखिर सुहेल खान साहब का जो इदारा है वो किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर सुहेल खान एक ऐसे नौजवान डॉक्टर हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है। डॉक्टर सुहेल MBBS, MS, ऑर्थो, DNB ऑर्थो, DIP ऑर्थो जैसी तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर सुहेल खान पुणे के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ सना अस्पताल के नाम से एक मुकम्मल अस्पताल भी चला रहे हैं, जहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गायनेकोलॉजी सर्जरी के अलावा सभी तरह के इलाज किए जाते हैं। डॉक्टर सुहेल खान पुणे की एक छोटी सी बस्ती की चौल में पैदा हुए थे, जहां उनकी जॉइंट फैमिली रहती थी। डॉक्टर सुहेल को पढ़ाई के लिए कभी छत, गली या पड़ोसी के घर का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद पूरी मेहनत और लगन से अपने मकसद और वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। हम तो दूसरे के यहाँ मुलाजिमत पे थे, सर्विस करते थे, लेकिन आज अल्लाह ताला के करम से ऐसा है कि दूसरे लोग हमारे यहाँ सर्विस कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम किसी ना किसी को तो सहारा दे रहे हैं या किसी का इकोनॉमिकल थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेल ने जिंदगी की तलखियों को गहराई से महसूस किया, इसलिए उन्होंने डॉक्टरी के पेशे को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि गरीबों की मदद करने का मकसद बनाया। सना अस्पताल में डॉक्टर सुहेल गरीबों का इलाज मुफ्त करते हैं। इसके अलावा कोविड के दौरान डॉक्टर सुहेल ने सना अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया था, जहां पर सैकड़ों मरीजों का इलाज हुआ और ठीक हुए। इसके साथ ही गरीब मरीजों के इलाज के लिए फंड मुहैया कराने का काम भी सना अस्पताल के जरिए किया गया। डॉक्टर सुहेल ने पुलिस और दूसरे तबके को मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप लगाए। डॉक्टर सुहेल खान की ख्वाहिश है
कि वो सरकार की तमाम फलाही स्कीम्स को अपने अस्पताल में लागू करे ताकि गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। प्रोग्राम में और चर्चा को आगे ले चलते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, मैं जब आपकी ये पूरी रिपोर्ट देख रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक शख्स जो किसी चौल से निकलकर इतने बड़े इदारे को कायम कर रहा है, ज़रूर उसके साथ उसकी माँ बाप की दुआओं का असर रहा होगा, क्योंकि वही शख्स आगे बढ़ सकता है जिसके सिर पर वालिदैन का हाथ हो, माँ बाप का हाथ हो, उनकी दुआएं साथ हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आखिर क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से आपने जब शुरुआत की है 9 साल पहले, तो हम उनके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपका सना हॉस्पिटल है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहूँगा कि आपका शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो आपने बताया है कि चौल से शुरू हुआ, पड़ोसियों के यहाँ पर जाकर पढ़ाई करते थे, एक अचानक से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ से आखिर आपको इस तरह की तरगीब मिल पाई? एक्चुअली पहले हम जब जहाँ पूना में रहते थे वो एक माड़ा की एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे और हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में हमारे दादा दादी, अब्बा, चाचा और हमारे यानी मेरे 4 भाई और एक बहन है जी। तो साथ में जब 1 BHK फ्लैट में इतने सारे लोग रहते तो पढ़ाई करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो ऐसे वक्त पे मैंने 10वीं तक 12वीं तक हमारे बिल्डिंग की जो छत थी, मुझे अभी भी याद है, वो छत पे एक टंकी थी, वो टंकी के नीचे मैं धूप ना लगे इसलिए टंकी के नीचे बैठ के पढ़ता था जी। बट वहाँ से पढ़ाई की, फिर MBBS में जाने का मौका मिला, पूना में ही एडमिशन मिल गया BJ मेडिकल कॉलेज में। एंट्रेंस में भी मेरा रैंक अच्छा आ गया था जी। BJ मेडिकल कॉलेज में 4 साल निकालने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला। उसके बाद जब PG पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस आई तो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा संचेती हॉस्पिटल जो पूना का मशहूर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वहाँ पे सिलेक्शन हुआ जी। वहाँ मैंने 2 साल डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स सीखा। 2 साल के बाद जब वापस डिग्री लेने की बात आ गई तो फिर वहाँ मैंने वापस से एंट्रेंस दी। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है जी, उसका जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है वहाँ पे मुझे DNB और MS करने का मौका मिला जी। तो 2013 में मेरा सब एजुकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी मेरा ऐसा था कि मुझे खुद इंडिपेंडेंटली काम करना था। तो जब मुझे वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पूना में जाने के बाद मिल रहा था, एक ESI हॉस्पिटल था हमारे घर के करीब ही था, बट वो छोड़ के मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब लिया एक छोटे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं अकेला ऑर्थोपेडिक सर्जन था। इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ सीखूं जी। बाकी MS में और डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में मैंने सर्जन्स के साथ सीखा ही था काफी। वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अकेले अभी कुछ कर सकता हूँ। तब हमने एक जो बंद हुआ पूना में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, जितना मेरी सैलरी भी नहीं थी उसके 5 गुना ज्यादा उसका रेंट था। तो ऐसे टाइम पे जब सब लोग बोल रहे थे कि तुम रेंट निकाल सकोगे क्या, यानी कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कम रहता है जब अपना सैलरी कम रहता है, हम जब शुरुआत करते हैं, बट उस टाइम इरादे बड़े रहने चाहिए। बेशक, भले कॉन्फिडेंस कम हो बट इरादा मजबूत था कि नहीं हम कर सकते हैं। तो फिर वहां पे मैंने एक रेंट पे हॉस्पिटल लिया जी। वो अच्छे से चला है। फिर अभी 4 साल पहले अल्लाह के करम से एक हमारा छोटा ही है 25 बेड का सना हॉस्पिटल कौसरबाग कोंडवा में अभी लोगों की मदद कर रहे हैं जी। ऑर्थोपेडिक्स में हो, गायनेकोलॉजी में हो या मेडिसिन में हो, ICU के, हार्ट के जैसे आपने बताए जी। और जब कोविड की वेव थी तब कोविड फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी काफी पेशेंट्स हमारे पास आए, ठीक भी हुए। आगे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जितने स्कीम्स आए गवर्नमेंट के अगर वो आ जाते जी तो हम और भी लोगों तक पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे भी एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कोरोना का एक पेंडेमिक का दौर ऐसा था कि जब लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे कि अगर कोविड का मामला हो गया तो पता नहीं कितना नंबर चलेगा। ऐसे मौके पर बहुत से गरीब लोग भी थे जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। सना हॉस्पिटल की तरफ से आखिर ऐसी क्या मुहिम चलाई गई, कोई एम्बुलेंस मुहैया कराई गई या फिर कुछ इस तरह की चीज़ मुहैया कराई गई कि ताकि लोगों को सर्विसेज मिल सके या कोई परेशानी उनकी हल हो सके, ताकि गरीब लोग जो आवाम हैं उनका फ़ायदा हो सके? शुरुआती दौर में जब कोविड शुरू हुआ 2020 में अप्रैल में, मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई थी, तब पूना में और बाकी अलग अलग शहरों में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हो चुके थे। तभी भी सना हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी, कभी भी लॉकडाउन हो नहीं लॉकडाउन हो, फिर भी बंद नहीं किया।
उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी और बहुत सारे लोग घर पे भी इलाज कर पा रहे थे। जी। तो हमने कोशिश की कि जो घर का इलाज जो था वो सबसे बेहतरीन इलाज था। होम क्वारंटाइन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से भी बेहतर था। वही पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। जी। प्रॉब्लम क्या होता था, पेशेंट को साइकोलॉजिकल फियर रहता था हॉस्पिटल में एडमिट होने से। तो जो पेशेंट्स को हम कोशिश किए कि जितना मेडिसिन टैबलेट से अगर पेशेंट ठीक हो सके उनको हमने घर पे ट्रीटमेंट दिया है। बहुत सारे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो उनको हमने हमारे तरफ से मेडिसिन कुछ प्रोवाइड किए जी। और घर पे उनके हमारे डॉक्टर्स जाके घर पे देख के उनको आगे के जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि उस टाइम क्वारंटाइन का इशू था तो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे एक बार कोविड हुआ तो डॉक्टर्स वहां पे पहुंच के फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो काफी मुश्किल समय था। पेशेंट्स को भी तकलीफ हुई। जी। काफी पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाए क्योंकि छोटा हॉस्पिटल रहने की वजह से पूरा बेड्स जब फुल होने शुरू हो गए, ऑक्सीजन जब कम होता था तो हमारा भी ऑक्सीजन कम होता था। पर उस समय भी मुझे याद है मेरे भाइयों ने रात रात में जाके एम्बुलेंसेज में और कहां कहां से ऑक्सीजन, यानी पूना से 2-3 घंटा दूर जाके भी ऑक्सीजन लोग यानी पेशेंट्स के लिए लेके आया हूँ। हम रात में 12-1 बजे हमको टेंशन रहता था कि अभी रात भर ऑक्सीजन चलेगा या नहीं जी। तो वो कठिन दौर से भी हम गुजरे। बट अभी जो सिचुएशन है अच्छा खासा कंट्रोल में है और काफी लोग वैक्सीनेट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होके गया है जी। तो उम्मीद है कि थर्ड वेव ना आए इंशाल्लाह, उम्मीद यही लौटेंगे। डॉक्टर सुहेल खान साहब, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा अगर मैं शेयर करूं आपसे तो तकरीबन 3 साल का मेरा वक्त जो है ग्रेजुएशन के वक्त मेरा पुणे में गुजरा है एंड आई वाज इन पिंपरी चिंचवाड़। तो वहां पर जब मैं रहता था तथावड़े में तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था, वहां से जब हम लोग गुजरते थे तो हम बहुत सी चीजें ऐसे दिखते थे कि वहां पर सबवे नहीं था या फिर उसके ऊपर जो फुटओवर ब्रिज नहीं था। लोग गुजरते थे और हजारों लोग ऐसे थे जो एक्सीडेंट के अंदर वहां पर हादसे का शिकार हो जाया करते थे। हम लोगों ने कई मरतबा उसकी मांग की थी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपका ताल्लुक पुणे से है और इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह भी जो है सना हॉस्पिटल का कोई कदम उठा है कि अगर अचानक से किसी मरीज को कोई परेशानी आ जाए या फिर कोई एक्सीडेंट के अंदर किसी के साथ में कोई दिक्कत पेश आ जाए तो उसके लिए क्या एम्बुलेंस की जो सर्विसेज है वो मुहैया कराई जाती है? बेशक। फर्स्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा कि पुणे में जब आप थे जी तो आज अगर आप पिंपरी चिंचवड़ आएंगे तो काफी फ्लाईओवर्स हुए और रोड्स भी काफी अच्छे हुए और पुणे का काफी डेवलपमेंट हो चुका है जी। बट फिर भी एक्सीडेंट तो जिसका होना है वो होता ही है जी। एक्सीडेंट के टाइम पे हमने हमारा एक कॉल नंबर, कस्टमर केयर नंबर रखा हुआ है हॉस्पिटल का। तो जैसे ही हमें कॉल आता है तो हमारी तरफ से एक एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाती है और वहीं पे फर्स्ट एड दिया जाता है और पेशेंट्स को वहाँ पे भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में या अगर कुछ बड़ी बीमारी है जी जी बड़ी इंजरी हुई है उनको, तो कोई बड़े हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होता है कि हेड इंजरी, ऐसे इंजरीज हो जाते हैं जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दिया सकता, तो उसके लिए हम बड़े हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक, तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ जुड़े थे और डॉक्टर अकील अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हेल्थ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। ये मुहिम आगे यूं ही जारी रहेगी। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल है आपका ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश हेल्थ कॉन्क्लेव, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और इस मौके पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे थे। लगातार उनसे हमने बात की है और उनसे समझने की कोशिश की है कि आखिर जो लगातार ऐसी जो मामले सामने आते हैं, दिलों की जो मर्ज सामने आते हैं, उनसे कैसे हम मुस्तफीद हो सकते हैं, उनसे कैसे पार पा सकते हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं कि एक सरफराज प्रोग्राम को बढ़ाया जाए और हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब एस.टी. हसन साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से। आपका एक बार इस्तकबाल फिर से करते हैं। गोपाल नारायण जी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के बिहार से, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जी मीडिया के CEO दिलीप तिवारी साहब है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ शेख इरफान साहब, एडिटर जी सलाम, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप सभी लोग हमारे जो खास मेहमान हैं उनको एजाज़त से सरफराज करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुहेल खान साहब से, जो कि सना हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं और उनके जो फादर हैं, उनके वालिद हैं अख्तर खान साहब, वो एजाज़त से सरफराज उनको किया जाए।
ये बहुत अहम लम्हा है, बहुत अहम मौका होता है जब ऐसी शख्सियत एक साथ मिलती है और उन तमाम शख्सियत को इनामात से नवाजा जा रहा है जिन्होंने अपने अपने इदारे के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सना हॉस्पिटल पुणे में, जहां पर डॉक्टर सुहेल खान साहब ने खासतौर पर कोविड के दौरान उनके अस्पताल ने काफ़ी अच्छा काम किया।